नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह चौहान। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सरकार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सरकार क्या होती है, कोई भी जो देश होता है उसमें सरकार कैसे काम करती है, भारत में सरकार की व्यवस्था कैसे होती है, क्या सरकार का संविधानात्मक ढांचा है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों देखते हैं सरकार का अर्थ क्या होता है। तो सरकार यानी कि गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का अर्थ होता है दोस्तों कि हमारे संविधान में एक ढांचा तैयार किया गया है, हमारे संविधान में एक संरचना बनाई गई है और वही संविधान की ढांचा या संविधान का स्ट्रक्चर मिलकर के एक व्यवस्था करता है। बस उसे ही हम क्या नाम दे देते हैं, उसे ही हम एक नाम दे देते हैं सरकार का। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअल में होता कुछ ऐसा है कि हमारे देश में अगर सरकार की बात मैं करूं तो सरकार को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला भाग होता है व्यवस्थापिका। दोस्तों सबसे पहला भाग क्या होता है इसका? व्यवस्थापिका। दूसरा क्या नाम ध्यान रखना है? दूसरा नाम ध्यान रखना है आपको कार्यपालिका। क्या नाम ध्यान रखना है? कार्यपालिका। और तीसरा नाम क्या होता है? तीसरा नाम होता है न्यायपालिका। तो दोस्तों इन तीनों से मिलकर के निर्माण होता है हमारे इस पूरे सिस्टम का और संरचना तैयार होती है और वो ढांचा क्या कहलाता है? सरकार कहलाता है। ये जो व्यवस्थापिका है दोस्तों, इस व्यवस्थापिका को लेजिस्लेचर कहा जाता है और इसको यानी कि कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव कहा जाता है और इसे जुडिशरी के नाम से जाना जाता है। ये जो व्यवस्थापिका है ना दोस्तों, इस व्यवस्थापिका में क्या शामिल होता है? तो ध्यान रखिएगा, इस व्यवस्थापिका में शामिल होता है मुख्य रूप से संसद। जी हाँ दोस्तों, संसद। अब संसद क्या होती है? तो संसद दोस्तों कुछ ऐसी होती है कि भारत देश के अंदर जो भी लोकसभा है और भारत देश के अंदर जो राज्यसभा है और भारत देश के अंदर जो राष्ट्रपति है, ये तीनों मिलकर के निर्माण करते हैं किसका? तो ये तीनों मिलकर के निर्माण करते हैं इस संसद का यानी कि व्यवस्थापिका का। ये जो एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यपालिका, इसका तात्पर्य क्या है कि इसमें प्रमुख रूप से इस कार्यपालिका में क्या होता है? इस प्रमुख रूप से इसमें होता है राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति के साथ में सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री और उसके साथ में प्रधानमंत्री का सहयोग करने के लिए कुछ मंत्री भी यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर भी इसमें शामिल किए जाते हैं। न्यायपालिका की अगर मैं बात करूं तो न्यायपालिका के अंदर कौन शामिल होता है? सुप्रीम कोर्ट। ये जो तीनों बातें मैंने बताई, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों केंद्र सरकार से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग केंद्र सरकार के बारे में ही बात करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको केंद्र सरकार के यहाँ पर ये जो ढांचा है, ये जो संरचना, ये जो प्रकार है, यहाँ पर मैंने बताए हैं। आज हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? मुख्य रूप से आज हम लोग बात करने वाले हैं व्यवस्थापिका की। दोस्तों देखते हैं व्यवस्थापिका क्या होता है। मैंने आपको बताया कि व्यवस्थापिका को हम क्या बोलते हैं? तो व्यवस्थापिका को हम बोलते हैं लेजिस्लेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लेजिस्लेचर बोलते हैं। अब दोस्तों क्या है लेजिस्लेचर? व्यवस्थापिका का मतलब जैसे मैंने आपको भी बताया, व्यवस्थापिका का तात्पर्य क्या है? संसद। जी हाँ दोस्तों, संसद यानी कि पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो है वो हमारी क्या कहलाती है? व्यवस्थापिका कहलाती है। और इस संसद में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं? तो इस संसद में हम लोग शामिल करते हैं लोकसभा को, राज्यसभा को और भारत के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है। तीनों मिलकर के निर्माण करते हैं किसका? व्यवस्थापिका का। मुख्य रूप से अगर हम बात करें लोकसभा की, तो दोस्तों लोकसभा क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि लोकसभा हमारे देश का निम्न सदन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, लोअर हाउस कहलाता है लोकसभा। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। अब निम्न सदन कहलाता है, लोअर हाउस कहलाता है। और ये जो लोकसभा होती है, इसमें विभिन्न व्यक्ति जो है ना, वो अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर के आते हैं और वो व्यक्ति जो होते हैं वो सांसद या लोकसभा सदस्य कहलाते हैं और वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब सदस्य संख्या, अगर मैं लोकसभा के सदस्यों की संख्या की बात करूं तो मुख्य रूप से आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसके सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई है। उसमें से वर्तमान में इसमें सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इसमें से सदस्य संख्या है 545, 545 मेंबर्स इन लोकसभा ऑफ इंडिया। और इस 545 में से भी दोस्तों क्या होता है कि जो 2 सदस्य होते हैं ना, वो 2 सदस्य कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वो होते हैं एंग्लो इंडियन। लेकिन अभी कुछ समय पहले
यहाँ पर भारत देश में संविधानात्मक कुछ संशोधन हुआ जिसमें इन एंग्लो इंडियन के कंसेप्ट को हटा दिया गया है। ये थोड़ी सी बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी जो सदस्य होते हैं वो अलग अलग सदस्य अलग अलग स्थानों से निर्वाचित अर्थात इलेक्ट होकर के आते हैं। इनको वोट कौन डालता है? तो इनको वोट डालते हैं साधारण नागरिक। जी हाँ दोस्तों, जनता इनको वोट डालती है और जो वोटर होता है उसकी एज कितनी? 18 वर्ष। जी हाँ, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति, कोई भारतीय नागरिक होगा, वो व्यक्ति इन्हें वोट डाल सकता है और उन सदस्यों को चुनकर कहां भेज सकते हैं? हम सदस्यों को भेज सकते हैं लोकसभा में। अब निर्वाचन की बात अगर मैं करूं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, निर्वाचन कैसे होता है? तो मैंने अभी आपको बताया, कोई भी 18 वर्ष का या 18 से अधिक आयु की वर्ष का कोई भी व्यक्ति होगा तो वो वोटर बन सकता है और वो वोटर क्या करता है? वोट डालता है और वोट डालने के बाद में जो विजयी कैंडिडेट होगा वो विजयी कैंडिडेट क्या कहलाएगा? वो विजयी कैंडिडेट जो है ना वो लोकसभा का क्या कहलाएगा? सदस्य कहलाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोकसभा सदस्य में सबसे ज्यादा अगर सीटें कहीं की हैं तो वो कहां की हैं? उत्तर प्रदेश की। जी हाँ दोस्तों, यूपी में कुल मिलाकर के सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम जो है वो यूपी में है। 80 सदस्य संख्या लोकसभा की उत्तर प्रदेश से आती है। ठीक है दोस्तों, ये हमें बात पता चल गई। आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं सदस्यों के लिए योग्यता है। जी हाँ, जो सदस्य लोकसभा में जाएंगे तो लोकसभा में जाने के लिए उनके पास कुछ योग्यता तो होनी चाहिए। क्या योग्यता होती है? तो पहली बात तो वो जो भी कोई व्यक्ति है जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। तो ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक वो व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, 25 या 25 वर्ष से अधिक की आयु का कोई भी व्यक्ति होता है तो वो क्या कर सकता है? वो संसद में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। उसके अलावा दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि वो किसी भी प्रॉफिटेबल पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। जी हाँ, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी और अन्य सरकारी सेवा में वो नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और एक और छोटी सी बात कि वो पागल या दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, यानी मेंटल लेवल उसका अच्छा होना चाहिए और बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। ये सभी योग्यता रखने वाले जो व्यक्ति होंगे वो क्या कर सकते हैं? वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं या लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की न्यूनतम आयु, लाभ के पद पर नहीं, और दूसरी बात क्या बताई मैंने? पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। कार्यकाल कितना होता है लोकसभा के सदस्य का? तो ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष का और लोकसभा का और लोकसभा के सदस्य का दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का। और यदि राष्ट्रपति चाहे तो पहले ही लोकसभा को भंग वो कर सकता है, तो कार्यकाल कम भी हो सकता है, परंतु संविधान के हिसाब से एक बार में कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होगा, सदस्य का भी और स्वयं लोकसभा का भी। इसलिए लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं और उसे अस्थायी सदस्य यानी कि टेम्परेरी हाउस भी कहा जाता है। दोस्तों अधिवेशन की बात कर लेता हूं। अगर कोई अधिवेशन होता है, राष्ट्रपति उसे बुला सकता है 2 अधिवेशन के बीच में। जी हाँ दोस्तों, 2 सेशंस के बीच में, 2 अधिवेशन के बीच में कितने समय का अंतर? तो ध्यान रखिएगा, अंतर हो सकता है अधिकतम 6 माह का। तो 6 माह के अंतराल के अंदर अधिवेशन का होना जरूरी होता है। लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसके जो पदाधिकारी या जो अध्यक्ष होते हैं ना, इसमें जो भी लोकसभा के, जी हाँ दोस्तों, जो भी लोकसभा के अधिकारी लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे ना, उन सदस्यों में से ही कोई एक व्यक्ति आएगा और वो एक व्यक्ति जो है ना उसको चुन लिया जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। अर्थात ये सभी जो सांसद होते हैं अपनों में से किसी एक सदस्य को चुन लेते हैं, है ना, और उसे बैठा देते हैं कहां पर? लोकसभा के अध्यक्ष की सीट पर। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति चला जाता है। जैसे वर्तमान में आपने एक नाम सुना होगा, ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जो है ना हमारे इस लोकसभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला, जो कोटा राजस्थान से सांसद हैं। ओम बिड़ला को क्या बनाया गया है? इस लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया गया है। सबसे
पहले अध्यक्ष कौन थे? वेरी फर्स्ट अगर इसके अध्यक्ष की बात मैं करूं तो नाम ध्यान रख लीजिएगा, कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। जी हाँ, जीवी मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है दोस्तों, ये बात भी हमको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। दोस्तों राज्यसभा क्या होती है? तो देखिए राज्यसभा का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि राज्यसभा जो है ना दोस्तों, राज्यसभा जो होती है इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन, यानी अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात एक और, जैसे ये उच्च सदन है तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो लोकसभा होती है ना दोस्तों, लोकसभा क्या होती है? तो लोकसभा जो होती है उसे निम्न सदन और साथ में अस्थायी सदन कहते हैं, लेकिन राज्यसभा को क्या कहते हैं? राज्यसभा को स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है, यानी कि परमानेंट हाउस के नाम से जाना जाता है। कारण इसका यह है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या और निर्वाचन की पद्धति। दोस्तों क्या होता है कि कुल मिलाकर के 250 सदस्यों की संख्या यहां पर निर्धारित की जा चुकी है। कितनी? 250। लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। 245 में से 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको निर्वाचित किया जाता है, जिनको मनोनीत किया जाता है। और इनको मनोनीत कौन करते हैं? इनको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। कौन मनोनीत करता है? भारत का प्रेसिडेंट इनको क्या करता है? मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है। और वो जो 12 सदस्य हैं ना दोस्तों, ये किससे संबंधित होने चाहिए? तो मुख्य रूप से ये संबंधित होने चाहिए समाज सेवा से, या फिर वो साहित्य से संबंधित भी हो सकते हैं, या फिर वो कला से संबंधित, या फिर विज्ञान से संबंधित हो सकते हैं। दोस्तों समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान यानी कि सोशल सर्विसेज, लिटरेचर, आर्ट, या फिर अगर वो साइंस बैकग्राउंड से हैं या साइंस में उपलब्धि उन्होंने हासिल की है तो वो 12 सदस्यों में शामिल हो सकते हैं। इन 12 सदस्यों का मनोनयन यानी कि नॉमिनेशन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो इनको नॉमिनेट करते हैं और फिर ये 12 सदस्य राज्यसभा में जा सकते हैं। बाकी कितने सदस्य बचे? बाकी जो सदस्य बचे इसमें से 233, वो 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, अर्थात उनके क्या होती है? वोटिंग होती है। और इनको वोट कौन डालता है? तो राज्य में जो अलग अलग विधानमंडल होते हैं, अर्थात राज्यों के अंदर जो लेजिस्लेचर होता है वो इनको वोट डालता है। और वोट डालने के बाद में वो सदस्य चुन करके कहाँ भेजे जाते हैं? वो सदस्य जो है भेजे जाते हैं इस राज्यसभा में। इसमें भी मैक्सिमम जो सीट्स है ना दोस्तों वो है 31 एक स्टेट से, और उस स्टेट का नाम भी क्या है? उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी। इसलिए यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है ना दोस्तों, वहां की सदस्य संख्या यहां पर ज्यादा होती है। सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? दोस्तों इसमें सदस्यों की योग्यताएं वही होनी चाहिए जो लोकसभा की होती है। सिर्फ एक योग्यता में फर्क आता है। मैंने क्या बताया? एक तो भारत का नागरिक, तो भारत का नागरिक यहाँ भी। उसका लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ का पद यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। वो पागल नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। बस उम्र का फर्क है, एज का फर्क है। तो ध्यान रखिएगा 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक आयु का यदि कोई व्यक्ति है तो वो इसमें क्या नहीं कर सकता? वो इसमें जो है वो योग्यता रखता है राज्यसभा के सदस्य के रूप में। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे लोकसभा में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, वैसे ही यहाँ पर कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। जी हाँ दोस्तों, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्य? 2/3 सदस्य है ना दोस्तों, वो क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अर्थात वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो 2/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, और उसके बाद में फिर 2/3 सदस्य आते हैं। तो पूरी जो राज्यसभा है वो एक साथ खाली नहीं होती, एक साथ भंग नहीं होती। 2-2 साल के कार्यकाल के अंतराल के अंतर्गत 2/3 सदस्य जो है वो रिमूव होते जाते हैं और उनके जगह पर रिटायर होते जाते हैं, और उनके यहाँ स्थान पर नए कैंडिडेट आते रहते हैं। तो इस प्रकार से इसका कार्यकाल या इसका जो व्यवस्था है वो लगातार चलती रहती है। और सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का। और राज्यसभा का खुद का कार्यकाल, तो राज्यसभा का खुद का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि ये परमानेंट रूप से चलती है, इसलिए इसको स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। ये परमानेंट हाउस के नाम से भी जानी जाती है।
दोस्तों लोकसभा के पदाधिकारी की अगर मैं बात करूं या लोकसभा के अंदर जो भी है ना व्यक्ति होता है वो कौन होता है मुख्य अध्यक्ष एक तरीके से, तो ध्यान रखिएगा कि भारत का जो भी उपराष्ट्रपति होता है, जी हाँ, वो इसका पदेन क्या होता है, सभापति होता है। भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना दोस्तों, वर्तमान में कौन है, वेंकैया नायडू। जी हाँ दोस्तों, वेंकैया नायडू जो है ना वो हमारे क्या हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वही इसके क्या हैं, वही इसके वर्तमान में पदेन सभापति भी हैं। सबसे पहले कौन थे, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो पदाधिकारी है, सबसे पहले सभापति थे वो पहले उपराष्ट्रपति थे, और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ध्यान रखिएगा SRK। SRK का मतलब यहाँ पर क्या है, SRK का मतलब है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ, तो राज्यसभा के जो सभापति पहले वो कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस भी मनाते हैं 5 सितंबर के दिन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संसद के कार्य तथा शक्तियां। जी हाँ दोस्तों, संसद के विविध कार्य होते हैं। संसद जो है ना वो बहुत सारा काम करती है, हमारे देश को चलाने से संबंधित बहुत सारे इसके विधायी कार्य होते हैं, बहुत सारे कानून निर्माण से संबंधित इनके कार्य होते हैं। संशोधन अगर कामों में करना है या फिर कानूनों में करना है तो वो भी इसके द्वारा किया जाता है, और बहुत सारे काम जो है वो संसद के सदस्यों के द्वारा किए जाते हैं। देखिए सबसे पहला काम जो है वो विधायी शक्तियाँ इनके पास में होती है। विधायी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ये ना कानून बनाने का काम करती है, लॉ बनाने का काम करती है। कानून का मतलब यहाँ पर क्या, कानून का मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक सूची होती है जिसको बोलते हैं संवर्ती सूची। क्या बोलते हैं, संवर्ती सूची, है ना, और एक होती है संघ सूची, यानी कि एक होती है यूनियन लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है दोस्तों, इन यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में के अंतर्गत कानून बनाने का जो काम होता है वो कौन करती है, वो ये संसद मिलकर के करती है, अर्थात लोकसभा राज्यसभा मिलकर के कर लेती है। विधान में संशोधन की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार में कोई बदलाव करने हैं, कोई संशोधन करना है, कोई चेंजेस करने, कोई अमेंडमेंट करने हैं अगर कानूनों के अंदर, तो कानूनों में बदलाव करने से संबंधित जो काम होता है वो बदलाव से संबंधित काम भी किसके द्वारा, संसद के द्वारा किया जाता है। वित्तीय शक्तियों की अगर मैं बात करूँ तो वित्तीय शक्तियाँ क्या, तो वित्तीय शक्तियों का तात्पर्य यहाँ पर यह है दोस्तों कि हमारे देश के अंदर प्रति वर्ष क्या तैयार होता है, बजट तैयार होता है। जी हाँ दोस्तों, बजट जो है ना वो कौन तैयार करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो वर्तमान में निर्मला सीतारमन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ध्यान रखिएगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो बजट तैयार करता है, तो बजट से संबंधित जो कार्य होता है वो शक्तियाँ भी किसके पास में होती है, वही संसद के पास में ही होती हैं। उसके बाद में प्रशासनिक शक्तियाँ। दोस्तों विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक संबंधी कार्य करने के लिए क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के मंत्री होते हैं। तो ये मंत्री सब मिल करके विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, प्रशासनिक कार्य करते हैं। सबके अलग अलग इनको कार्य बांटे हुए होते हैं, तो ये सभी मंत्री अपने जो भी कार्य इनको मिले होते हैं उन सभी कार्यों को ये करने का काम करते हैं। निर्वाचन संबंधी शक्तियां। दोस्तों निर्वाचन का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि ये ना लोकसभा और राज्यसभा जो है ना वो राष्ट्रपति का चुनाव करती हैं। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव करती हैं, यानी कि दोनों जो सदन है उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं ना वो इसमें भाग लेते हैं। तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और भारत देश के राष्ट्रपति को चुनते हैं। और उसके अलावा उपराष्ट्रपति का चुनाव करने का ये काम करते हैं, और इसमें संसद के दोनों प्रकार के सदस्य, यानी यूं कह दीजिए आपकी ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो किसका चुनाव करते हैं, वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो वो शक्तियां भी इनके पास में होती है। और विविध शक्तियों की अगर मैं बात करूं तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है ना दोस्तों, उस राष्ट्रपति पर क्या करने का, उस राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लगाने का काम भी इनके द्वारा किया जा सकता है। आर्टिकल 61 में इस महाभियोग का उल्लेख किया गया है। महाभियोग क्या होता है दोस्तों, कि जब संविधान के परे जाकर के ये संविधान का उल्लंघन यदि कोई राष्ट्रपति करता है तो उसको उसके पद से हटाने की एक प्रक्रिया है जिसे महाभियोग कहा जाता है, जिसमें 1/4 सदस्य जो है ना वो इससे संबंधित आवाज़ उठा सकते हैं। बाद में वोटिंग होती है, और वोटिंग होने के बाद में अगर 2/3 सदस्य इस बात को दोनों ही सदनों में पारित कर देते हैं तो फिर राष्ट्रपति को क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित हो जाता है और उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। साथ ही उपराष्ट्रपति के साथ में भी ऐसा किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बात हुई किससे संबंधित, ये बात हुई हमारी आज सरकार से संबंधित। सरकार में भी मैंने आपको बताया 3 अलग अलग, उसमें से व्यवस्थापिका की मुख्य रूप से लोकसभा राज्यसभा की आज हमने बात की, और उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। एक बार अगर समझ में नहीं आई हो तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ये पूरा जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।